नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2022 के बजट के हाइलाइट्स के ऊपर और जानेंगे कि इस बजट से मिडिल क्लास को क्या प्रॉफिट्स हुए और क्या लॉसेस हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से इस साल का बजट फोकस करता है अगले 25 साल के इंडिया के ब्लूप्रिंट के ऊपर। यानी अभी तक हम इंडिया एट 75 की बात कर रहे थे, लेकिन अभी से हम इंडिया एट 100 की बात करना शुरू कर देंगे और यह है अमृतकाल इंडिया के लिए। इन्होंने इस बजट में 4 एरियाज के ऊपर फोकस किया है। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा है एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन और चौथा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। पीएम गति शक्ति के अनुसार 7 इंजिन्स होंगे इस प्लान के: रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट्स, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर नंबर्स की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है 35% का अगले साल से। और सरकार का ये भी कहना है कि नेशनल हाईवेज एक्सपांड किए जाएंगे 25,000 किलोमीटर तक अगले साल, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हमें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी अच्छी बूस्ट होगी। और सरकार ने मनरेगा का बजट 25% से कम कर दिया है इन कंपैरिजन विद लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल 98,000 करोड़ का बजट था मनरेगा के लिए, वो कम होकर इस साल 73,000 करोड़ तक चला गया है। और इस पॉइंट का सरकार की तरफ से कोई ठोस क्लेरिफिकेशन हमें मिला नहीं है, तो सरकार की तरफ से ये एक एक्सपेक्टेड है कि उन्होंने इस साल का मनरेगा का बजट 25% से कम क्यों किया है। डेटा के अनुसार करीब 30 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड थे 2019 में, और कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद ये नंबर 10 मिलियन से आगे बढ़ चुका है, मतलब 40 मिलियन तक चला गया है। कुछ और एस्टिमेट्स के अनुसार 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है इंडिया में। सो इस बजट में बेरोजगारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। एक अच्छी चीज़, एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है। इस साल एजुकेशन के ऊपर 1.04 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे, और पिछले साल एजुकेशन के ऊपर 93,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए गए थे। तो इस साल का बजट काफ़ी अच्छा बढ़ गया है एजुकेशन के मामले में। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर सरकार ने बजट थोड़ा सा इंक्रीज किया है। पहले 86,000 करोड़ का बजट था, तो उसे थोड़ा सा इंक्रीज करके 86,200 करोड़ का बजट बनाया गया है। स्पोर्ट्स बजट में भी हमें काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिला है 300 करोड़ रुपीस का। सो इस साल टोटल स्पोर्ट्स बजट कर दिया है 3,000 करोड़ रुपए। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ने टोक्यो ओलंपिक में जो कमाल दिखाया है, उसके कारण इस साल के स्पोर्ट्स बजट में काफ़ी अच्छा हमें बूस्ट देखने को मिला है। सो अब आते हैं इस टॉपिक के मेन मुद्दे पे, जो कि है मिडिल क्लास। सो मिडिल क्लास को क्या हासिल हुआ है इस बजट से। सो एक आम आदमी को ये बजट में भी कई सालों से जो हो रहा है वही मिला है, जो कि बहुत बड़ा कुछ भी नहीं। सही सुना आपने, कुछ भी नहीं। बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस होंगे, बट ये साल हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं टैक्स स्लैब्स में। जब यह बजट सुनाया जा रहा था, तब मिडिल क्लास पीपल काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, और वो डिसअपॉइंटमेंट ट्विटर के ऊपर हमें साफ दिख रही थी। कई इकोनॉमिस्ट्स का कहना यह था कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है, तो मिडिल क्लास के ऊपर हमें फोकस करना होगा। अगर ज़्यादा पैसे रहेंगे मिडिल क्लास लोगों के पास, तो वो उन पैसे को ज़्यादा खर्च करेंगे। ज़्यादा खर्च करने का मतलब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और जब मिडिल क्लास ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तब मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, जिसका मतलब है डिमांड बढ़ेगा, और इसके कारण इकोनॉमी ग्रो करेगी। और सोचने की बात यह है कि जो हम टैक्स का पैसा पे करते हैं सरकार को, उसका सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश की ग्रोथ हो रही है? क्या हमारा पूरा टैक्स का पैसा प्रॉपर इन्वेस्ट हो रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से एक आम सैलरीड इंसान को ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा है, और यहाँ पे टैक्स कट्स किए जा रहे हैं कॉरपोरेट्स के लिए, बड़े बड़े कंपनीज के लिए। इसके अलावा क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है इस बजट में। फैसला लिया गया है कि आरबीआई एक डिजिटल रुपी इशू करेगा, जिसकी मदद से कहा जा रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अब ये एक ऐसा डिसीजन है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, और क्रिप्टो करेंसीज के जो फैंस है वो मानते हैं कि पूरी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, और इसे कोई सरकार या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करती। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम डिटेल में किसी अगले वीडियो में चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके अलावा सरकार ने और एक फैसला लिया है, जो कि क्रिप्टो के अंदर टैक्स अप्लाई किया जाएगा, जो कि है 30%। इनफैक्ट क्रिप्टो के ऊपर ही नहीं,
लेकिन किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर ये 30% टैक्स लगाया जाएगा, जिसके अंदर NFTs भी आते हैं। और ये टैक्स सिर्फ चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट्स के, मतलब अगर आपने 100 रुपीज़ बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है और अगर आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर 3 रुपीज़ सरकार को जाएंगे एज अ टैक्स। और सरकार का ये भी कहना है कि अगर आपको इसमें लॉस होता है तो आप इस लॉस को ऑफसेट नहीं कर सकते अपने इनकम से। इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया है कि अगर लॉस होता है तो हमारा होता है और अगर प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर 30% सरकार ले लेती है। सो आप अपने लॉस को ऑफसेट कर सकते हो, मतलब अगर आप अगर क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करते हो, एक में आपको लॉस होता है और दूसरे में आपको प्रॉफिट होता है, तो आप दोनों का कंबाइन करके देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कितना होता है, तो उसके ऊपर ही सरकार 30% का टैक्स लगाएगी। बट इससे ये अच्छी खबर निकल के आती है कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है इस टैक्स के हिसाब से। हालांकि इसे अब तक लीगल टेंडर नहीं माना गया है, बट इसे हम कंसिडर कर सकते हैं एक एसेट क्लास के अंदर। सो गाइस, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं एक ऐप रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है CoinDCX। ये ऐप मैं खुद यूज़ करता हूँ और आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी यूज़ करके देखिए। इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ईजी है और सिंपल है। इसके अंदर मोर देन 7.5 मिलियन यूज़र्स मौजूद है और इस ऐप के अंदर मोर देन 100 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। सो अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप उसको क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इनका एक प्लेटफॉर्म है DCX लर्न। उसके अंदर काफ़ी अच्छे कोर्सेज है जिससे आप सीख सकते हैं। सो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो है ई-पासपोर्ट्स। इन ई-पासपोर्ट्स के अंदर चिप एम्बेड किया जाता है और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर यूज़ की जा रही है पासपोर्ट्स के अंदर। और सरकार ने ऐसा कहा है कि 2022-23 में ई-पासपोर्ट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। देन 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की जाएगी 2022-23 में। जैसे कि अब 5G फ़ोन्स लॉन्च हो गए हैं, लेकिन अभी 4G चल रहा है, तो 5G भी जल्दी आने वाला है। और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हमें 2025 तक हर जगह देखने को मिलेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया गया है सरकार की तरफ से। वादे सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन देखने के बाद ये रहेगी कि इन वादों को इम्प्लीमेंट कितना किया जाता है। अगर हम पिछले कुछ बजटों की बात करें तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे और उनमें से किन किन वादों के ऊपर खरी रही है और उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में, वो हम सब जानते ही है। और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनकी बात करना सरकार ने छोड़ ही दिया है। सो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। अगर आप ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।